नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल राठौर्स कॉम्बिनेशन में। आज हम लाए हैं फिर आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो, जिसमें बताएंगे हम आपको क्लास 12 हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो यह वीडियो है हमारी क्लास 12 हिंदी महत्वपूर्ण प्रश्न भाग 2। तो शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो को आज के सुविचार के साथ। तो आज का हमारा सुविचार है, इंतज़ार करने वाले को बस इतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाला छोड़ देता है। और गाइस, ये विचार अब्दुल कलाम जी ने दिया है कि इंतज़ार करने वाले को बस उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाला छोड़ देता है। तो आप मेहनत करना शुरू कर दीजिए, इंतज़ार करने वालों में से मत बनिए। और आपने इस चीज़ को नोटिस किया होगा कि मैं अपनी हर एक वीडियो में कोई ना कोई थॉट ज़रूर डालती हूँ। वो इसलिए क्योंकि लोगों के जीवन में बदलाव कहीं पर भी किसी भी मोड़ पर आ सकते हैं और वो किसी भी व्यक्ति द्वारा लाए जा सकते हैं। तो चलो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। महत्वपूर्ण प्रश्न भाग 2। तो यह हमारी वीडियो का पार्ट 2 है। पार्ट 1 वीडियो में मैंने अंतराल बुक के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताया था, और यह हमारा पार्ट 2 है जिसमें अंतराल बुक के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए। तो हमारा पहला प्रश्न यह है कि कोयला किसे कहते हैं और उसकी विशेषताएं बताइए। तो कोयला एक जलपुष्प है और यह प्रश्न विश्वकोहर की माटी से लिया गया है, जो विश्वनाथ त्रिपाठी द्वारा रचित पाठ है। तो चलो देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर। कोयला एक प्रकार का जलपुष्प होता है। यह पानी में उपजता है। इसे कुमुद तथा कोकाबेली भी कहते हैं। यह फूल शरद ऋतु में खिलता है। गड्ढों में जहाँ पर भी पानी भरा रहता है वहीं पर कोयला खिल जाता है, और लेखक को ऐसा प्रतीत होता है कि यह फूल सिर्फ लेखक के गांव में ही पाया जाता है। इसकी विशेषताएं अग्रलिखित हैं। तो इसकी पहली विशेषता है, जहाँ पर गड्ढों में पानी भरा रहता है वहाँ पर यह फूल स्वयं ही खिल जाता है। दूसरा, इसका रंग चांदनी के समान दूधिया होता है और यह अत्यंत आकर्षक होता है। तीसरा, इसकी गंध अत्यंत मादक होती है। चौथा, यह फूल केवल शरद ऋतु में ही पाया जाता है। पांचवा, यह फूल पंजाब में रेलवे लाइन के दोनों तरफ खिला मिलता है। तो इस पाठ के अनुसार इस फूल की 5 विशेषताएं ये बताई गई हैं। आप इसमें और भी पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं, जैसे इसे कोयला या कोकाबेली तथा कुमुद आदि नाम से भी जाना जाता है। तो चलते हैं अब अपने दूसरे प्रश्न की ओर। तो हमारा दूसरा प्रश्न है, बच्चे का माँ का दूध पीना सिर्फ दूध पीना ही नहीं, माँ से बच्चे के सारे संबंधों का जीवन चरित्र होता है। टिप्पणी कीजिए। तो माँ का दूध बच्चे के लिए अत्यंत लाभकारी होता है। इससे बच्चे का शारीरिक विकास होता है। जन्म के उपरांत बच्चा भोजन के रूप में माँ का दूध ही ग्रहण करता है, उसी से अपना पेट भरता है। नवजात शिशु के लिए माँ का दूध अति आवश्यक होता है। माँ अपने बच्चे को गोद में लेकर दूध पिलाती है। वह अपनी माँ की गोद में कभी रोता है, कभी हंसता है, कभी माँ से चिपक जाता है, तो कभी हाथ पैर मारता है। पर इन सब क्रियाओं के बावजूद भी माँ बच्चे को कुछ नहीं कहती है और वह अपने बच्चे को कभी भी अपनी आप से दूर नहीं होने देती है। अब हमारा तीसरा प्रश्न है, विश्वनाथ पर क्या अत्याचार हुआ। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। इसमें हमें बताना है कि विश्वनाथ पर क्या अत्याचार हो गया था। तो हमने पाठ में पढ़ा कि विश्वनाथ का एक छोटा भाई आ जाता है, जिससे कि उसके माँ के दूध पे से एकाधिकार खत्म हो जाता है। तो हमें इस प्रश्न के उत्तर में इन सभी चीज़ों की व्याख्या करनी है। तो हमारा उत्तर है, विश्वनाथ अभी छोटा ही था कि उसका दूसरा छोटा भाई आ गया। अभी दूध पीने योग्य ही था कि उसका दूध छुड़वा दिया गया। उसके आ जाने से विश्वनाथ का माँ के दूध से एकाधिकार छिन गया। अब उसे
के दूध की जगह एक गाय के दूध पर निर्भर रहना पड़ता था और अपनी माँ की गोद की अपेक्षा दाई की चटाई पर सोना पड़ता था। विश्वनाथ ने इसे अपने ऊपर अत्याचार माना। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो चलो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, गर्मी और लू से बचने के उपायों का विवरण दीजिए। क्या आप भी उन उपायों से परिचित हैं? तो हमें इसमें बताना है पाठ में आए कौन कौन से घरेलू उपाय जो गर्मी और लू से बचने के लिए उपयोगी होते हैं। हमें उन सभी उपायों का इस प्रश्न के उत्तर में वर्णन करना है। तो पाठ में दिए गए घरेलू उपाय निम्नलिखित हैं। पहला, गर्मियों में लू से बचने के लिए हमेशा बाहर जाने से पहले पानी पीकर जाना चाहिए। दूसरा, प्याज को शरीर के किसी भी हिस्से के साथ बांधना चाहिए अथवा खा भी सकते हैं। आम को पकाकर खाने से और उसका पन्ना भूनकर पीने से भी हम लू से बच सकते हैं। चौथा, आम का पन्ना बनाकर उसमें गुड़ और चीनी मिलाकर शरबत बनाकर अपने शरीर पर लेप लगाकर वह नहा भी सकते हैं और इससे सिर धोना सबसे अच्छा उपाय है लू से बचने का और इन सभी उपायों से लोग परिचित भी हैं। तो चलो चलते हैं अब अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो हमारा अगला प्रश्न है कि लेखक विश्वनाथ ने किन आधारों पर अपनी माँ की तुलना बतख से की है। तो इसमें हम बतख और माँ की तुलना करते हुए इस प्रश्न का उत्तर देंगे। तो पहला आधार है बच्चों की सुरक्षा के आधार पर। लेखक के अनुसार जब बतख अंडा देती है तो वह उसे बहुत सावधानी के साथ सेती है। जब उसका अंडा देने का समय आता है तो वह पानी को छोड़कर बाहर ज़मीन पर आ जाती है और अपने अंडे को अपने पंखों से छिपाए रखती है, चीलों के बाजों के नज़रों से बचाए रखती है और फिर उसे बड़ी सावधानी के साथ फोड़ती है। और उसी प्रकार माँ भी अपने बच्चे की देखभाल बड़ी सावधानी से करती है। माँ अपने बच्चे को हमेशा अपनी ममता की छाँव में रखती है। वह अपने बच्चे को कभी भी अपनी आँखों से ओझल नहीं होने देती और हर मुसीबत से बचाती है। यह था हमारा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट होगा ममतामयी के आधार पर। लेखक ने माँ एवं बतख दोनों को ही ममतामयी बताया है। दोनों ही बड़ी सावधानी से अपने बच्चों की देखभाल करती हैं और उनकी समाज से रक्षा भी करती हैं। तीसरा आधार लेखक ने बताया दूध पिलाने के आधार पर। तो दूध पिलाने के आधार पर लेखक के अनुसार उसकी माँ उसे दूध पिलाती है। इसी प्रकार बतख की माँ भी अपने बच्चों को दूध पिलाती है और अपने बच्चों का पालन पोषण करती है। आशा है आपको इस प्रश्न का उत्तर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम अपने दूसरे प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो हम इस वीडियो में आपके लिए सभी महत्वपूर्ण प्रश्न ही लाए हैं, तो इन प्रश्नों का अभ्यास आप अच्छे से कर लें। तो हमारा अगला प्रश्न है, विस्कोहर में हुई बरसात का जो वर्णन विश्वनाथ ने किया है उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो हमें इस प्रश्न का उत्तर देना है कि पाठ के आधार पर हमें इस प्रश्न का उत्तर देना है कि विस्कोहर में हुई बरसात का वर्णन विश्वनाथ त्रिपाठी जी ने किस प्रकार किया है। तो चलो देखते हैं अपने प्रश्न का उत्तर। तो विस्कोहर में ऐसी स्थिति है कि वहाँ अचानक बारिश नहीं होती। वहाँ पर पहले बादल गरजते हैं और बिजली कड़कती है। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो प्रकृति एक संगीत उत्पन्न कर रही हो। आकाश में बादल इधर उधर भागने लगते हैं, तेज आंधी चलने लगती है। इसके बाद घनघोर वर्षा होती है और बरसात होने के बाद कई दिनों तक फिर से गर्मी हो जाती है, लेकिन इससे सभी जीव जंतु प्रसन्न होते हैं। चारों ओर हरियाली छा जाती है। लेकिन बरसात के बाद लोगों के लिए अनेक कठिनाइयाँ भी उत्पन्न हो जाती हैं, जैसे मच्छर, जुगनू, केंचुए आदि कीड़े मकोड़े पैदा हो जाते हैं और गलियों में पानी भर जाने वहन में भी कठिनाई उत्पन्न होती है।
तो चलो चलते हैं अब अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, फूल केवल गंध ही नहीं देते, दवा भी करते हैं कैसे? तो इसमें हमें फूलों का वर्णन करना है कि वह केवल खुशबू ही नहीं देते, दवाई का काम भी करते हैं। यह प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न है और हमारे CBSE सैम्पल पेपर में भी पूछा गया है और लू वाला क्वेश्चन प्री बोर्ड में भी आया था, तो इसकी अभी होने वाले एग्ज़ाम्स में भी आने की थोड़ी बहुत गुंजाइश है। तो चलो देखते हैं इस महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर। यह बात बिल्कुल सत्य है कि फूल गंध ही नहीं देते बल्कि दवा का काम भी करते हैं। लेखक के गांव में अनेक रोगों के उपचार के लिए फूलों का प्रयोग किया जाता है, जैसे नीम के फूल और पत्ते का प्रयोग चेचक के रोगी के लिए किया जाता है। फूलों की गंध का संबंध सांप, महामारी, देवी चुड़ैल आदि से जोड़ा गया है। तीसरा, बेर के फूल सूंघने से ततैया का डंक झड़ जाता है। चौथा, लू लगने पर आम का प्रयोग किया जाता है और प्याज का भी प्रयोग किया जाता है। और खांसी, जुखाम, सर्दी आदि हो जाने पर तुलसी के पत्तों का भी प्रयोग अनिवार्य रूप से गांव में किया जाता है। आप यह पॉइंट भी ऐड कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं अब अपना अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, प्रकृति सजीव नारी बन गई। इस कथन के संदर्भ में लेखक की प्रकृति, नारी और सौंदर्य संबंधी मान्यताओं को स्पष्ट कीजिए। यह प्रश्न तब का है जब लेखक अपने किसी मित्र के साथ किसी गांव में गए होते हैं और वह वहां पर एक औरत को देखते हैं जो उनसे 10 वर्ष बड़ी होती हैं। उसके बाद उनके मन में जो भावनाएं उत्पन्न होती हैं, हमें इस प्रश्न में उसका वर्णन करना है प्रकृति के साथ उसकी तुलना करते हुए। तो चलो देखते हैं अपने प्रश्न का उत्तर। तो एक बार लेखक अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ गए थे। वहाँ पर उन्होंने एक औरत को देखा। वह औरत अत्यंत सुंदर थी। लेखक उसके प्रति इस कदर आकर्षित हुए कि उसे समस्त प्रकृति में वही नज़र आने लगी। विश्वनाथ को औरत के रूप में नहीं बल्कि जूही की लता के रूप में देख रहे थे। वह उसे चांदनी के रूप में दिखाई देने लगी। विश्वनाथ फूलों, पेड़ों, लता तथा प्रकृति की सभी वस्तुओं से बहुत प्रेम करते थे और वो नारी भी उन्हें प्रकृति की हर एक वस्तु में दिखाई देने लगी। वे प्रकृति को सजीव रूप में ही देखते थे। उन्हें औरत भी प्रकृति की तरह सुंदर लगती थी, इसीलिए उन्हें लगा कि प्रकृति सजीव नारी बन गई है। तो अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, मालवा में जब सब जगह बरसात की झड़ी लगी रहती है, तब मालवा के जनजीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, वर्णन कीजिए। तो हमें बताना है कि मालवा में जब हर जगह बरसात होती है तो उसके वातावरण पर, उसमें रह रहे लोगों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो चलो देखते हैं अपने प्रश्न का उत्तर। तो जब मालवा में बरसात की झड़ी लगती है तो इसका फसलों व और लोगों के जनजीवन पर गहरा असर पड़ता है। अधिक पानी के कारण फसलें खराब हो जाती हैं, लेकिन आगे की फसलों के लिए पर्याप्त पानी सिंचाई के लिए एकत्रित कर लिया जाता है, जिससे फसलें अच्छी होती हैं। अधिक बारिश का नुकसान भी होता है और फ़ायदा भी होता है। फसल गल भी जाती है और आने वाली फसल के लिए कुछ पानी बचा भी लिया जाता है, जिससे वो फसल अच्छी होती है। अब मीणा जी बताते हैं कि अधिक बरसात के कारण सोयाबीन की फसल तो गल गई, परंतु अब गेहूं व चने की फसल अच्छी होगी जो आने वाली है। इसके अतिरिक्त अधिक बरसात का असर मालवा के लोगों के जनजीवन पर भी पड़ता है। आवागमन के साधनों में काफ़ी परेशानी होती है और नदियों का जल स्तर भी बढ़ जाता है, जिससे प्राकृतिक आपदा आने की संभावना भी बढ़ जाती है। इसके अतिरिक्त सड़कों और गलियों में भी पानी जमा हो जाता है, जिससे लोगों को परिवहन व इधर से उधर जाने में कठिनाई आ जाती है और समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
तो ये थे सारे कारण जो ज़्यादा बरसात होने के कारण जितनी भी समस्याएं उत्पन्न होती हैं उन सभी का सामना मालवा के लोगों को करना पड़ता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि अब मालवा में वैसा पानी नहीं गिरता जैसा गिरा करता था, उसके क्या कारण थे, वर्णन कीजिए। अब हमें इसमें बताना है कि मालवा में अब पहले जैसी बरसात नहीं होती, इसके क्या क्या कारण हैं। तो इसके कारण हैं, आज के युग में मानव ने बहुत अधिक उन्नति कर ली है, जिस कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की मात्रा अधिक हो गई है तथा नदियों, तालाबों और नालियों में कूड़ा कचरा फेंका जा रहा है जो उद्योगों से निकलता है और उसे बिना उपचार के ही नदियों में ऐसे ही बहा दिया जाता है, जिससे नदी का जल प्रदूषित होता है। और जंगल भी नष्ट हो रहे हैं, जंगलों को भी काटा जा रहा है। लेखक ने बरसात के अभाव का मूल कारण यूरोप और अमेरिका द्वारा विकसित खाऊ उजाड़ू सभ्यता को माना है, जिससे धरती का तापमान 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया है और ग्लोबल वार्मिंग की समस्या भी उत्पन्न हुई है। ग्लोबल वार्मिंग एक प्राकृतिक और बहुत खतरनाक समस्या है जो प्राय पृथ्वी का तापमान बढ़ने के कारण उत्पन्न हुई है और इसका मूल कारण बढ़ता औद्योगिकरण है। तो अब हमारा अगला प्रश्न है कि हमारे आज के इंजीनियर ऐसा क्यों समझते हैं कि वह पानी का प्रबंध जानते हैं और पहले ज़माने के लोग कुछ नहीं जानते थे। तो अब हमें पाठ के आधार पर इस प्रश्न की व्याख्या करनी है। तो देखते हैं अपने उत्तर के बारे में कि हमारा उत्तर क्या होगा। तो लेखक कहते हैं, वर्तमान इंजीनियरों का मानना है कि पुनः जागरण काल के बाद विज्ञान ने बहुत अधिक उन्नति कर ली है। उन्होंने जल संरक्षण के नए नए तरीके खोज लिए हैं और उनका मानना है कि प्राचीन समय के लोग जल संरक्षण नहीं जानते थे, लेकिन लेखक ने इस कहानी में पूर्ण जागरण से पहले ही यानी प्राचीन समय से पहले ही जल संरक्षण के कई तरीकों का वर्णन किया है जो विक्रमादित्य, राजा भोज और मुंज द्वारा किए गए थे। तो लेखक ने इस प्रश्न के माध्यम से उन इंजीनियरों को गलत ठहराया है जो यह मानते हैं कि प्राचीन समय के लोग जल संरक्षण की विधियां नहीं जानते थे, बल्कि प्राचीन समय के लोग तो जल संरक्षण की और भी अच्छी विधियां जानते थे, जैसे बड़े बड़े गड्ढे खोदना, बावड़ियां बनवाना, कुएं बनवाना। इनसे भूमिगत जल स्तर का जो स्तर होता है वो बढ़ता है, लेकिन आज के लोग तो कुएं को बंद करने पे ही तुले पड़े हैं। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, हमारी आज की सभ्यता नदियों को अपने गंदे पानी के नाले बना रही है, क्यों और कैसे? तो हमें इस प्रश्न में उन सभी क्रियाओं का वर्णन करना है जो नदियों को गंदे पानी में तब्दील कर रही हैं। तो देखते हैं अपने उत्तर को। तो हमारा उत्तर होगा कि हमारी आज की सभ्यता जल का आवश्यकता से अधिक उपयोग कर रही है, जिससे भूमिगत जल की कमी हो रही है और आज के लोग सदावाहिनी नदियों का प्रयोग गंदे नाले के रूप में कर रहे हैं, क्योंकि वह उसमें कूड़ा कचरा फेंक रहे हैं। वनों को काटा जा रहा है, मृदा प्रदूषण भी हो रहा है, मिट्टी का बहाव भी जल में हो रहा है, क्योंकि जो पेड़ होते हैं वो मिट्टी को बांध के रखते हैं और यदि पेड़ ही काट दिए जाएंगे तो मिट्टी को बांधने वाली चीज़ ही ख़त्म हो जाएगी, तो जिससे कि पानी में भी मिट्टी की मात्रा बढ़ रही है और वर्षा भी कम हो रही है। वर्षा के कम होने का कारण भी वनों की कटाई ही होती है। अब पानी की समस्या भी बढ़ती जा रही है, पानी की कमी होती जा रही है, क्योंकि पानी तो दूषित होता जा रहा है। जिन नदियों ने कई सभ्यताओं को विकसित किया है, उसी विकसित सभ्यता के लोग आज अपनी जन्मदात्री नदियों को गंदे पानी के रूप में बदल रहे हैं। ये बढ़ते औद्योगिकरण और बढ़ते पानी के प्रयोग का ही नतीजा है।
तो चलो अब देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, लेखक को क्यों लगता है कि हम जिसे विकास की औद्योगिक सभ्यता कह रहे हैं वास्तव में वह उजाड़ की अपसभ्यता है? क्या आप इस कथन से सहमत हैं? तो जी बिल्कुल, हम इस कथन से पूर्ण रूप से सहमत हैं, क्योंकि लेखक को विकास की औद्योगिक सभ्यता उजाड़ की अपसभ्यता इसीलिए लगती है क्योंकि वर्तमान में उपस्थित कई समस्याओं के मूल में इस नई सभ्यता द्वारा उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस की मात्रा अधिक है, जिसका सबसे बड़ा निर्माता अमेरिका तथा यूरोप है, जो विकसित देश है। कार्बन डाइऑक्साइड वायु अन्य गैसों के साथ मिलकर धरती के तापमान को 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा देती है, जिससे वातावरण में अनेक प्रकार के परिवर्तन होते हैं। इससे ध्रुवों पर जमी बर्फ पिघल रही है, लद्दाख में बर्फ के स्थान पर वर्षा हो रही है और समुद्र का जल स्तर भी बढ़ रहा है। इससे व्यापक विनाश की आशंका भी बढ़ रही है। जिन स्थानों पर सर्दी होनी चाहिए उन स्थानों पर गर्मी हो रही है और समुद्र के जल स्तर बढ़ने से कई प्राकृतिक आपदाएं, बाढ़, सुनामी आदि की आशंका भी बढ़ सकती है, जिससे कि विनाश की आशंकाएं भी बढ़ जाती हैं। तो चलो चलते हैं अब अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, धरती का वातावरण गर्म क्यों हो रहा है और इसमें यूरोप और अमेरिका की क्या भूमिका है? टिप्पणी कीजिए। यानी धरती के वातावरण को गर्म होने में लेखक किसको जिम्मेवार ठहरा रहा है, इसमें हमें यह बताना है और यूरोप और अमेरिका की भूमिका का भी वर्णन करना है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर होगा, धरती के वातावरण के गर्म होने का मुख्य कारण लेखक ने वायुमंडल में बढ़ रही कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को बताया है। इससे धरती का तापमान 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है और वायुमंडल में इसकी मात्रा बढ़ने के कारण अमेरिका और यूरोप द्वारा दी जा रही औद्योगिक सभ्यता को बढ़ावा है। इसके कारण धरती की हरियाली समाप्त हो रही है और जल स्रोतों में भी कमी आ रही है। तो लेखक ने इन सभी समस्याओं का जो मूल कारण है वो अमेरिका और यूरोप की बढ़ती औद्योगिक सभ्यता को बताया है, लेकिन अमेरिका और यूरोप इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। तो धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपको और महत्वपूर्ण प्रश्न चाहिए तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हमने अब तक जितनी भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो बनाई हैं उसकी लिंक हमने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। थैंक यू ऑडियंस।